जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 के डीबीपीएसटी को लेकर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए। उनके कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि जो नोटिफिकेशन आया है डीबीपीएसटी के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसमें जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं उन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि किस पॉइंट से हमको मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट्स और किस तरह की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो लाई जाए और पूरा बाकायदा आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी जाए। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि मैं जो नोटिफिकेशन पढ़ूंगा, अभी मैं देख भी रहा था इस चीज़ को कि जो पॉइंट दिए गए हैं लास्ट में, जैसे कि जो आपत्ति और अपील दाखिल करने का जो दिया गया है डीबीपीएसटी से संबंधित। ठीक है, किसको दोबारा मौका मिल सकता है डीबीपीएसटी के लिए, अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो क्या उसको दोबारा मौका मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे आज इस वीडियो के माध्यम से और जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि एक बार अगर आप फेल हो जाएंगे डीबीपीएसटी में तो आपको दोबारा मौका मतलब दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भर्ती प्रक्रिया होती है, अगर आप किसी भी चरण में फेल होते हैं तो आपको दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाता है। ये इस चीज़ का, इस बात का आप लोग मतलब लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा इंश्योर करना कि देखो दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाता अगर आप फेल होते हैं। तो आखिरकार किसको मौका दिया जाएगा, तो क्या चीज़ें हैं, तो आज की यानी कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो 13 तारीख का ये जो डीबीपीएसटी से संबंधित जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें ये तो क्लियर है कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो कल से यानी कि 16 तारीख से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 26 तारीख से आप लोगों की डीबीपीएसटी की पूरे 75 जिलों में जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो अभिलेखों की संवीक्षा का जो पहला पॉइंट है, तो उसमें का खा गा घा 4 पॉइंट दिए गए हैं कि वहाँ पे जो पैनल बनाए जाएंगे तो उनमें कौन अधिकारी रहेंगे। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके ये जो का खा गा घा जो पॉइंट है इनको देख लेना। पहली बात तो ये आपके ज़रूरत की नहीं है, क्योंकि ये जो पैनल बनाए जाएंगे उनके अधिकारियों के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से अधिकारी पैनल में मतलब बैठाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो उसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा पॉइंट है, मूल अभिलेखों का मिलान जो है वो आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने आवेदन करते समय अपलोड किए होंगे, सभी कैटेगरी वाइज अपलोड हुए होंगे, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे वो 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए होंगे आप लोगों के। ठीक है, एक तो हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र हुआ होगा, इंटर का अंक प्रमाण पत्र हुआ होगा, इसके बाद आप लोगों का कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड हुआ होगा जनरल को छोड़ के, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। इसके बाद आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र अपलोड हुआ होगा। ठीक है, तो उन्हीं से आप लोग, और आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड लगा होगा, आप लोगों का आधार कार्ड नंबर वगैरह लगा होगा, तो उन्हीं से आप लोगों का जो है ये जो दूसरा पॉइंट दिया गया है कि मूल अभिलेखों का मिलान जो है वो आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए होंगे उन्हीं का वहाँ पे डीबी आप लोगों का होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। अभिलेखों को मिलान के दौरान बोर्ड किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उसके संज्ञान में लाए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है, अभिलेखों की समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित गलत कूट रचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थित बोर्ड अथवा नियुक्ति पदाधिकारी के विवेचक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविध कार्रवाई की जाएगी। इसका कहने का मतलब यह है इस पॉइंट का कि यदि आप लोग कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं और मान लो वहाँ डीबीपीएसटी के समय आप लोगों का वहाँ पे चेक भी हो जाता है, और मान लो पहले जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स आप ले गए और मान लो वहाँ सही भी माना हो जाता है, लेकिन इसके बाद फिर अगर आप लोगों का वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स निकला वहाँ पे, पहली बात तो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके ही मत जाना। ठीक है, ये चीज़ का जरा ध्यान रखना, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने नहीं ले जाना है। ठीक है, अगर आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे और वहाँ पे चेक हुआ, ठीक है, वहाँ पे अगर आप फर्जी पाए गए
तो ये समझ लेना आपका जो अभ्यर्थन है यानी कि भर्ती प्रक्रिया से आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, आप पे मुकदमा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट से आप लोग क्लियर कर लेना। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें वो यही है कि उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण तत्समयक संपादित की जाएगी। यानी कि जिस जो समिति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी वही समिति आपका उसी समय तुरंत ही वहाँ पे पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोगों का करवाएगी, ठीक है। अभिलेखों की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो जो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी कि सफल होगा, अब देखो इसका पता कैसे चलेगा। एक पैनल बनता है तो उस पैनल से शुरुआत से लेकर अंत तक आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि चेक होते हैं। लास्ट डॉक्यूमेंट्स जो चेयर होती है वहां तक आप लोगों को चेक हो जाते हैं, वहां से आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो तुरंत आपको पीएचडी के लिए वहीं बगल में या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर जहाँ भी पैनल बनता है वहाँ पे आपको पीएचडी के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न परीक्षण क्या है और महिलाओं के लिए क्या है। जैसे कि ऊंचाई, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए 168 है और एसटी कैंडिडेट के लिए 160 है, ठीक है। सीना फुलाव क्या है 79 से 84 है और एसटी के लिए क्या है 77 से 82 है, ठीक है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है, कद क्या है 152 सेंटीमीटर है, एसटी कैंडिडेट में छूट है 147 सेंटीमीटर है, ठीक है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद जो दोस्तों मेन जो पॉइंट था इस वीडियो का वो यही है कि जो चौथा पॉइंट है और इसके बाद जो सामान्य अनुदेश दिए गए हैं तो उन पे थोड़ा चर्चा करने का विषय है ये, इसको जरा ध्यान से सुनना। यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट नहीं है, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील या आपत्ति दाखिल कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को लगे कि मेरा मान लो हाइट या चेस्ट या वजन वगैरह सब कुछ सही था, अगर वहाँ किसी पैनल पे आपको ये लगे या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पे गलत चेक हो रहा है तो आप लोग उसकी अपील दाखिल उसी दिन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ऐसे समस्त अपील आपत्तियों का समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें मुझे जैसे मान लो जो चेक हुआ और देखो लगेगा तभी जब आप लोग उसमें फेल होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जो पास हो गया होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग अपील दाखिल कर सकते हैं। तो वो आप लोगों का पुनः यानी कि जो री पीएचडी जिसको बोल सकते हैं, री डीबी बोल सकते हैं, वो कराया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसके बाद मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं, अगर फिर भी आप इसके जब दोबारा हो जाता है और तब भी अगर आप लोग असफल पाए जाते हैं तब आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब सामान्य अनुदेश क्या है इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये मेन पॉइंट है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि वे दिए गए दिनांक, ठीक है, समय और स्थान पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों, ठीक है। पहले तो देखो पहला पॉइंट ये तो क्लियर कर ही दिया गया है नोटिस के द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा, कि पहले तो आप लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि जो भी आप लोगों के एडमिट कार्ड में डेट और समय और वो स्थान दिया जाएगा तो आप समय से उसी दिन उस स्थान पर उपस्थित हो जाएं, ठीक है। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हो, जो लिखित रूप से अभिलेखित किए जाएंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है आप लोग इसको जरा देखिएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ऐसा कोई कारण, जैसे कि मान लो किसी की तबीयत खराब है या फिर कोई किसी कारणवश से जो यानी कि मतलब वैलिड कारण हो, वो लिखित होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। वो लिखित कारण आप लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं कि इस कारण से मैं इस डेट में इस जगह पे उपस्थित नहीं आ पाया, तो उसका भी क्या सॉल्यूशन है आगे दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना समझना। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने का विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि
को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। नोडल अधिकारी जो वहाँ बनेंगे या तो एक एएसपी रैंक के बनते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर जो 4 काका गाघा दिए गए हैं उसमें सभी अधिकारी बताए गए हैं कि कौन सा किस मतलब उसके लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, तो आप लोग देख लेना उसको। तो ऐसे अभ्यर्थी जो मान लो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो वो नोडल अधिकारी को प्रत्यावेदन लिखित रूप से दे सकते हैं कि, और उसमें कारण स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी डेट में डीबीपीएसटी चलाएंगे, तो जिसका मान लो अगर नहीं कोई जा पा रहा है, वो अपने नोडल अधिकारी को प्रत्यावेदन देगा। तो प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श करने के उपरांत किसी अन्य डेट में आप लोगों को बुलाया जा सकता है, ठीक है। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। यानी कि जो डेट डीबीपीएसटी की लास्ट होगी उसके बाद आप लोगों का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ना ही जो नोडल अधिकारी होगा वो अंतिम जो डेट होगी उसके बाद आप लोगों को कोई डेट दे सकता है, ठीक है। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है, इस पॉइंट को देखना कि अगर कोई भी अभ्यर्थी मान लो जैसे किसी का प्रत्यावेदन स्वीकार करके उसको दोबारा बुलाया गया, तो तब भी वो उपस्थित नहीं आ रहा है, तब क्या है, जो परीक्षा में असफल माना जाएगा, हाँ विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा, यानी कि तब आप फेल कर दिए जाएंगे। फिर क्या होगा आप लोग देखिएगा, और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर एक बार ही आप लोगों को मौका मिलेगा और एक ही बार आप लोग प्रत्यावेदन कर सकते हैं। क्या बैलेट रीजन हो सकते हैं, उनका लिखित रूप से नोडल अधिकारी को प्रत्यावेदन देना होगा आपको। अगर अन्य डेट जो आप लोगों को दे दी जाती है उसमें भी अगर आप लोग अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका रीजन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आप लोगों को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। कन्फर्म है ये चीज आप लोग जरा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। प्रत्यावेदन जो है बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पूर्व देना होगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिनमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनः निर्धारित किया जाएगा, उसके संबंध में बोर्ड को सूचित भी किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से दे दें, बोर्ड को भी सूचित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप डीबी और पीएचडी में फेल होते हैं तो आप लोगों को कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। ये तीसरा पॉइंट आप लोग पढ़ लेना अच्छी तरह से, ये स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप डीबी पीएचडी में फेल होते हैं और किस कारण फेल होते हैं, परीक्षा में विहित मानक प्राप्त ना करने का अलग, यानी कि आपकी हाइट कम है, आपका चेस्ट कम है, आपका वजन कम है, ठीक है, जो भी मानक है उनमें अगर आप लोग फेल होते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप फेल होते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। जो लोग ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हो कि फेल होने के बाद दोबारा मौका मिलता है, तो जो बोर्ड का नोटिस है आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कोई अनावसर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कोई अपील दाखिल भी नहीं की जाएगी, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान देना। अभिलेखों चौथा लास्ट पॉइंट है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि सभी पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी मत ले जाना, समय से पहुंच जाना। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कोशिश करना कि उसी एक दिन पहले आप लोग उस जनपद में अपनी मतलब उपस्थिति मतलब दे देना वहाँ जाके, ठीक है। नहीं जा पाते हैं तो जो मैंने बताया और आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं एक बार ओपन करके देख लेना। तो कैसे अपील दाखिल करनी है, नोडल अधिकारी कौन होते हैं, पीडीएफ में देख लेना आप लोग। वहीं पे हालांकि पता चल जाता है कि नोडल अधिकारी कौन है, तो वहीं पे आप लोगों से अगर जैसे नहीं जा पा रहा है कोई, तो जिस जिस आपका जनपद में डीबीपीएसटी होगा तो वहाँ पे जाके आप लोग प्रत्यावेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो थे मैंने जरूरी समझा आप लोगों को बताना, क्योंकि इसमें से अब देखो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की भी तैयारी कर रहे हैं, अब भर्ती में यानी कि भर्ती होने की तैयारी में है आप लोग, ठीक है, भर्ती होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं रहती हैं, उन सब चीज़ों से अब जैसे मैं ही हूँ तो मैं निकल के आया हूँ, और जो नोटिस आए हैं तो उन
उनके हिसाब से भी मैंने आप लोगों को बताया। जो पहले हुआ करता था, यानी कि अभी तक जो हुआ है, वो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रमाणित किया जाता था। लेकिन इस बार ये चेंज किया गया है, वहाँ आप लोगों को स्व प्रमाणित प्रति देनी है, ठीक है। चाहे वो अभी से आप लोग कर लेना या फिर वहीं जाके अपनी स्व प्रमाणित प्रतियां कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बाकायदा एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझाया है कि किसमें कैसा है और क्या चीज़ होनी है। तो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो कमेंट में बताना। और जो भी दिक्कत समस्या हो, आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, और इंस्टा आईडी भी दे रखी है। आप लोग किसी भी समय किसी भी तरीके से अपना मैसेज मुझे बता देना, और जो भी दिक्कत समस्या है मैं आप लोगों का जरूर मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग बढ़िया से दौड़ वगैरह लगाइएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था आप लोगों का, कट ऑफ को लेके। तो कट ऑफ देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, पिछली भर्ती में भी देखा गया है कि लगभग 10 नंबर तक तो बढ़ी हुई है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है कि ये कम ना होने की बजाय बढ़ती ही है। तो अब देखा जाएगा कि आगे कितनी बढ़ रही है। अभी आप लोग डीबीपीएसटी दीजिएगा अपना, और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।